गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बायोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नर युग्मकों का निर्माण परागकणों में किस प्रकार से होता है, मादा युग्मकों का निर्माण बीजांड में किस प्रकार से होता है। आज जो है इन दोनों का संलयन किस प्रकार से होता है, युग्मनज कैसे बनता है और युग्मनज से जो है वो भ्रूण कैसे बनता है, इसके बारे में बताएंगे। तो इसके 3 टॉपिक हैं, वो अच्छी तरीके से देख लीजिए। पहला होगा निषेचन पूर्व घटना, नंबर 2 निषेचन, तीसरा निषेचन पश्च घटना। ये इस लेसन के मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक हैं। इन तीनों टॉपिक में क्या क्या होता है। सबसे पहले आता है निषेचन पूर्व घटना। तो निषेचन पूर्व घटना में 2 घटनाएं होती हैं। पहली घटना होती है युग्मकों का निर्माण। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि युग्मक किस प्रकार से बनते हैं। परागकोश के अंदर नर युग्मक बनते हैं और मादा युग्मक जो है वो बनते हैं बीजांड के अंदर। दूसरा इसका टॉपिक है युग्मकों का स्थानांतरण। युग्मक जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या कह सकते हैं कि नर युग्मक जो है वो मादा युग्मक के पास कैसे पहुंचते हैं। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले पुष्प का एक डायग्राम बनाएंगे। ये पुष्प के बाह्य दलपुंज हैं, ये दलपुंज, ये हो गए हैं इसके परागकोश। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है, ये क्या है, बाह्य दलपुंज, ये दल, ये पुमंग, और यहां से लेकर ये पूरा भाग जो होता है वो जायांग कहलाता है। ठीक, एंड्रोसियम, गायनोसियम, कैलिक्स, करोला। अब बात करते हैं कि युग्मकों का स्थानांतरण। युग्मकों का निर्माण तो हम लोगों ने जाना था कि युग्मकों का निर्माण किस प्रकार से होता है और कहां पर होता है। तो नर युग्मकों का निर्माण जो होता है वो पुमंग के परागकोश में होते हैं, एंथर बोलते हैं इसको। युग्मकों के निर्माण में नर युग्मक जो है वो परागकोश के अंदर होते हैं और मादा युग्मकों का निर्माण जो होता है वो बीजांड के अंदर होते हैं, जो कि पुष्प के अंडाशय भाग में होता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ऊपर वाला ये भाग कहलाता है वर्तिकाग्र, पहले भी मैंने बताया था, इंग्लिश में स्टिग्मा। बीच का नली जैसा भाग होता है, इसको भी मैंने बताया था, कहलाता है वर्तिका स्टाइल, स्टाइल कहते हैं। और ये इसका फूला हुआ भाग जो होता है वो कहलाता है अंडाशय। अंडाशय के अंदर जो होते हैं वो बीजांड होते हैं। इन्हीं बीजांडों के अंदर जो है वो मादा युग्मकों का निर्माण होता है। अब नर और मादा युग्मक जो है वो किस प्रकार से मिलते हैं, ये बात है। युग्मकों का स्थानांतरण, ट्रांसफर कैसे होते हैं। तो ट्रांसफर करने के लिए देखिए ये परागकोश है। परागकोश जब परिपक्व हो जाते हैं तो यहां से स्वतः ही फट जाते हैं और इसके अंदर मैंने बताया था कि तमाम परागकण जो होते हैं वो इन परागधानियों के अंदर भरे होते हैं। अब ये परागकण जो है वो यहां से इस वर्तिकाग्र के ऊपर आएंगे और जब वर्तिकाग्र के ऊपर आते हैं तो यहां पर एक पोषक घोल होता है जिसको हम बोलते हैं सुक्रोज घोल। इसकी मात्रा भी मैंने पिछले वीडियो में बताई थी कि किन किन चीजों से ये मिलकर बनता है।
वो नेचुरली रूप से जो है यहाँ पर पाया जाता है, जिन्हें पाकर परागकण जो है वो अंकुरित हो जाते हैं और अंकुरित होकर एक पराग नलिका बनाते हैं। और पराग नलिका जो है वो इन बीजांडों के अंदर प्रवेश करती है और प्रवेश करने के पश्चात जो है यहाँ पर संलयित हो जाती है। किस प्रकार से संलयित होती है इसको डिटेल में समझ लीजिए। तो पहले परागकण की संरचना जानेंगे कि परागकण में किस प्रकार से ये पराग नलिका बनती है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि परागकण जो है वो दो स्तरों से मिलकर बनता है। एक होता है बाह्य चोल और एक होता है अंतः चोल। इस प्रकार से ये बाह्य चोल और ये हो गया अंतः चोल। इसके अंदर केंद्रक होता है। केंद्रक जो है जब पोषक घोल वर्तिकाग्र के ऊपर इसको प्राप्त होता है तो केंद्रक जो है सबसे पहले क्या होता है, विभाजित हो जाता है। विभाजित होकर दो केंद्रक बनाता है, एक छोटा केंद्रक और एक बड़ा केंद्रक। बड़े केंद्रक को कहते हैं वर्धी केंद्रक। छोटे केंद्रक को कहते हैं जनन केंद्रक। जब ये दो विभाजित हो जाते हैं तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि जो स्पोरोपोलेनिन का स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ बाह्य चोल जो होता है उसके पास एक जनन छिद्र होता है। उस जनन छिद्र में ये अंदर का मटेरियल जो होता है या अंतः चोल जो होता है वो एक नलिका के रूप में इस प्रकार से बाहर निकलने लगता है। इसी नलिका को हम कहते हैं पराग नलिका। इस नलिका को कहते हैं पराग नलिका। तो इसके अंदर का जितना मटेरियल है जब वो बाहर आता है तो उसके साथ में ये दोनों केंद्रक भी आते हैं। तो छोटा केंद्रक जो होता है वो पहले निकलता है और बाद में आता है वर्धी केंद्रक। जनन केंद्रक जो है वो पहले आ जाता है और वर्धी केंद्रक बाद में। वर्धी केंद्रक जो है वो वहीं पर रुक जाता है। जनन केंद्रक जो है वो आगे बढ़कर दो नरीगोकों का निर्माण कर लेता है। दो नरयुग्मकों का निर्माण करता है। यही नरयुग्मक जो है वो बीजांड के अंदर प्रवेश करते हैं। ये तो प्रोसेसर हो गई कि परागकणों का स्थानांतरण हो गया। अब परागकणों के स्थानांतरण को परिभाषित कैसे करेंगे? पराग कोश से परागकण जो है निकलकर जब वर्तिकाग्र पर आते हैं तो उसको कहते हैं परागण। पराग कोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना कहलाता है परागण। ये प्रोसीजर यहां से लेकर यहां तक जब परागकण पहुंचते हैं तो उसको कहते हैं परागण। परागण दो प्रोसीजर में होता है। पहला होता है स्वपरागण और दूसरा होता है पर परागण। स्वपरागण और परपरागण क्या होता है? स्वपरागण का मतलब होता है जब अपने आप से ही परागकण वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंच जाए। अपने आप से ही परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए। या ऐसे कह सकते हैं कि एक ही पौधे के एक ही पुष्प
एक ही पौधे के एक जैसे पुष्प आपस में परागण करें तो इसे हम कहते हैं स्वपरागण। और जब परपरागण किसे कहते हैं? जब किसी के माध्यम से परागकण जो है वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंचे किसी के जरिए से, तो उसको कहते हैं परपरागण। परपरागण की 3 प्रोसीजर होती हैं। नंबर 1 जंतु परागण। परपरागण जो है वो 3 चीजों से होता है। पहला होगा जंतु परागण, जंतुओं के द्वारा परागण। जंतुओं के द्वारा परागण किस प्रकार से होता है? दूसरा होता है वायु के द्वारा परागण। वायु या वायु परागण कह सकते हैं इसको। जंतु परागण हो गया और वायु परागण हो गया। उसके बाद में आता है जल परागण। परागण की परिभाषा क्या होती है? पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। परागण जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण, परपरागण। परपरागण, स्वपरागण क्या होता है? अपने आप से ही परागकण जो है पुष्प की वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंच जाए, ये कहलाता है स्वपरागण। और परपरागण क्या होता है? किसी के माध्यम से, किसी के जरिए से जब परागकणों को लाकर उसकी वर्तिकाग्र पर पहुंचाया जाए तो उसको कहते हैं परपरागण। परपरागण 3 प्रकार का होता है, जंतु परागण, वायु परागण और जल परागण। जंतु परागण क्या होता है? कीट पतंगों के द्वारा, जंतुओं के द्वारा जब पुष्प के ऊपर, जैसे मान लीजिए कोई कीट या मधुमक्खी, मान लीजिए सबसे अच्छा जंतु परागण जो होता है या सबसे अच्छा जो परपरागण की क्रिया होती है वो मधुमक्खी के द्वारा होती है। मधुमक्खी के द्वारा जो है सबसे अच्छी जो कह सकते हैं परपरागण की क्रिया होती है। तो जंतुओं में जब है मधुमक्खी आ जाती है तो मधुमक्खी जब पराग कोश के ऊपर बैठती है और ये पराग कणों को अपने पैरों में चिपकाकर इसकी वर्तिकाग्र के ऊपर ले जाती है तो ये हो जाता है जंतु परागण। वायु परागण, वायु के माध्यम से जब परागकण उड़कर एक पौधे से दूसरे पौधे पर या उसी पौधे के ऊपर वायु के माध्यम से परागकण पहुंचे वर्तिकाग्र के ऊपर तो ये वायु परागण कहलाता है। जल परागण, जलीय पौधों में जल के माध्यम से पौधे की वर्तिकाग्र पर परागकण पहुंचे तो ये कहलाता है जंतु परागण। एक परागण और होता है जिसको हम बोलते हैं कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण। अब कृत्रिम शब्द जहां पर आ गया है वहां पर मनुष्य के द्वारा होगा। कृत्रिम शब्द जहां पर आता है वहां मनुष्य के द्वारा परागण कराया जाता है। अब मनुष्य के द्वारा परागण कैसे कराया जाता है आगे के लेसन में जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कृत्रिम परागण किस प्रकार से कराया जाता है। तो कृत्रिम परागण जो है वो 2 प्रकार से होता है। एक होता है विपुंसन और दूसरा होता है थैलीकरण। कृत्रिम परागण जो है मनुष्य के द्वारा कैसे होगा कि पराग कोश को, जैसे मान लीजिए 2 पुष्प लेते हैं या 2 पौधे लेते हैं, उनके पुष्पों का जो है आपस में निषेचन कराएंगे। आगे चल के आप लेसन पढ़ेंगे वंशागति एवं
आनुवंशिकता एवं वंशागति का लेसन पढ़ेंगे। उसमें जो है ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा कृत्रिम परागण कराने की प्रोसीजर दी गई है। किस प्रकार से उन्होंने छोटे क्या कहते हैं बौने पौधों का निषेचन लंबे पौधों के साथ कराया था। तो उन्होंने कृत्रिम विधि के द्वारा जो है ये कहते हैं प्रक्रिया कराई थी कृत्रिम परागण के द्वारा। किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए ये लंबे पौधे, ये बौने पौधे का पुष्प है और ये जो है वो लंबे पौधे का पुष्प। तो उन्होंने लंबे और बौने पौधों के बीच में ही तो निषेचन कराया था। तो लंबे और बौने पौधों के पुष्प मैंने ले लिए सिर्फ कृत्रिम परागण को समझाने के लिए। तो जैसे मान लीजिए कि लंबे बौने पौधे का हमें मादा पार्ट्स चाहिए, ये बौने पौधे का मादा पार्ट चाहिए और लंबे पौधे का नर पार्ट चाहिए। तो क्या करते हैं, कलिका अवस्था में कैंची के द्वारा इसके पराग कोषों को काट देते हैं। ये विधि कहलाती है विपुंसन। विपुंसन क्या कहलाती है, कलिका अवस्था में बौने पुष्प के पौधों के पराग कोष को कलिका अवस्था में कैंची के माध्यम से काट देते हैं और लंबे पौधे के पराग कणों को लेकर इसकी वर्तिकाग्र के ऊपर डाल दिया जाता है और डालने के बाद में इसको एक थैली के द्वारा ढक दिया जाता है। तो ये थैली से ढकना ही कहलाता है थैलीकरण। एक पुष्प भाई बौने पौधे का पुष्प मादा पार्ट चाहिए और लंबे पौधे का जो है वो नर पार्ट चाहिए। तो क्या करेंगे, तो कलिका अवस्था में भाई इसके तो पराग कोष मुझे चाहिए नहीं, परागकण तो इसके मुझे नहीं चाहिए। तो जब इसे नहीं जाएंगे तो कलिका अवस्था में जब पुष्प होगा तो इसके पराग कोषों को कैंची के माध्यम से काट देंगे। काटने के बाद में क्या करेंगे कि इसके वर्तिकाग्र के ऊपर, भाई ये कैंची से इसका काटना ही विपुंसन कहलाता है और थैली से इसकी वर्तिकाग्र को ढकना थैलीकरण कहलाता है। ठीक है। और यदि इसके मादा पार्ट चाहिए हो और इसका नर पार्ट चाहिए हो तो क्या करेंगे, तो जैसे इसका उल्टा कर देंगे। उल्टे का मतलब क्या होगा, इसके पराग कोषों को काट देंगे इस प्रकार से और इसके पराग कोषों को इसकी वर्तिकाग्र पर पहुंचा देंगे। तो ये कहलाता है विपुंसन। विपुंसन क्या होगा, पराग कोषों को कैंची के माध्यम से काट देना। थैलीकरण क्या होता है, इसकी वर्तिकाग्र को एक थैली से ढक देना कहलाता है। ठीक है। अगली प्रोसीजर जो होगी अगली प्रोसीजर होगी निषेचन, फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। फर्टिलाइजेशन में नर युग्मकों का मादा युग्मकों के साथ संलयित होना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। इसको मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था। कि नर युग्मक जो है वो मादा युग्मकों से किस प्रकार से संलयित होते हैं। तो मैंने इसमें बताया था कि ये संरचना जो है वो बीजांड की है। किसकी संरचना बताइए, बीजांड की। बीजांड जो है वो 7 कोशिकीय 7 कोशिका का और 8 केंद्रक वाला होता है। 7 कोशिकीय और 8 केंद्रक। कहां कहां पर इसके भाग समझ लीजिए। ये कहलाता है निभाग। इसके अपोजिट भाग में कहलाता है बीजांड द्वार। बीजांड, इसके 2 आवरण होते हैं। पहला होता है बाह्य आवरण, दूसरा होता है अंतः आवरण। बाह्य आवरण और ये होता है
बीजांड ग्रंथ, इसके अंदर जो होती हैं निभाग की ओर 3 कोशिकाएं होती हैं जिनको बोलते हैं प्रतिमुख कोशिका। इसकी 30 बीजांड द्वार की तरफ होती हैं 3 कोशिकाएं। इनमें से 2 कोशिकाओं को कहते हैं हम सहायक जनन कोशिका। बीच वाली ये कोशिका कहलाती है अंड कोशिका। अंड कोशिका कहलाती है। बीच में इस प्रकार सी दो कहना एक कोशिका होती है जिसको बोलते हैं द्विकेंद्र की कोशिका। द्विकेंद्र की कोशिका, द्विकेंद्र की कोशिका क्यों कहते हैं? क्योंकि इस कोशिका में 2 कोशिकाएं आपस में मिलकर एक कोशिका बनाती हैं। जब कोशिका एक हो गई लेकिन केंद्रक इसके 2 ही रहते हैं तो इसको 2 केंद्रकों वाली कोशिका कहते हैं। अब देखिए, जब परागण की क्रिया हुई, परागण की क्रिया के पश्चात पराग नलिका नली बनी। पराग नलिका में जो है वो नर युग्मकों को, पराग नलिका जो है वो इस तरीके से बीजांड द्वार में प्रवेश करती है और इसके जो नर युग्मक होते हैं वो इस पराग नलिका के माध्यम से इस बीजांड काय में प्रवेश कर जाते हैं। अब ये 2 नर युग्मक है, अंड कोशिका एक है, तो एक कोशिका जो है वो अंड कोशिका से संलयित हो जाती है। इस प्रकार से भाई 2 नर युग्मक जो है आए बीजांड काय के अंदर, एक नर युग्मक जो है वो अंड कोशिका से संलयित हो जाता है और युग्मनज बनाता है। युग्मनज का निर्माण कर देता है। दूसरा नर युग्मक जो है वो इस द्विकेंद्र की कोशिका से संलयित हो जाता है। इस प्रकार से ये इस प्रकार से संलयित हो जाता है। इसको कहते हैं प्राथमिक भ्रूण कोशिका। प्राथमिक भ्रूणपोष। समझेवत पराग नलिका के द्वारा नर युग्मक बीजांड काय के अंदर प्रवेश करते हैं और भाई 2 नर युग्मक पहुंचे तो एक नर युग्मक जो है वो अंड कोशिका से संलयित हो जाता है। क्या बनाता है? युग्मनज बनाता है। और दूसरी जो नर युग्मक होता है वो द्विकेंद्र की कोशिका से संलयित हो जाता है। इसको कहते हैं प्राथमिक भ्रूण कोशिका, सॉरी प्राथमिक भ्रूणपोष। प्राथमिक भ्रूणपोष कहते हैं। इसी क्रिया को हम कहते हैं दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन। क्वेश्चन आ जाता है कि दोहरा निषेचन किसे कहते हैं या द्विनिषेचन किसे कहते हैं। तो दोहरा निषेचन कहलाता है कि नर युग्मकों में एक नर युग्मक का अंड कोशिका से संलयित होना, दूसरे का द्विकेंद्र की कोशिका से संलयित होना ही दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन कहलाता है। ठीक है, ये कहलाती है निषेचन या फर्टिलाइजेशन। उसके बाद में क्या होता है? निषेचन पश्च घटना। निषेचन के बाद क्या होता है? निषेचन के बाद में जो है वो पुष्प में कुछ चेंजिंग आती है। किस प्रकार से आती है? देखिए, कुछ चेंजिंग आती है। कैसी चेंजिंग आती है कि पराग कोष जो होते हैं वो इसके झड़ जाएंगे। सबसे पहले प्रोसीजर होती है कि पराग कोष जो है फटने के बाद में वो झड़ जाते हैं। झड़ने के बाद में इसका स्टाइल और वर्तिकाग्र भी सिकुड़ जाते हैं। वर्तिकाग्र और वर्तिका भी सिकुड़ जाती है। उसके बाद में अंडाशय जो होता है इसका फूलने लगता है और उसके बाह्य दलपुंज भी झड़ जाते हैं कि क्या नाम है। उसके बाद बचता है कि दलपुंज भी इसके झड़ जाते हैं।
बाह्य दलपुंज जो है किसी किसी पुष्प में झड़ते हैं और किसी किसी पुष्प में नहीं झड़ते हैं। ना झड़ने वाला एक उदाहरण होता है बैगन का। बैगन में जो ये संरचना होती है, यही तो बाह्य दलपुंज होती है। ये बैगन में नहीं झड़ती है और किसी किसी पुष्प में झड़ जाती है। उसके बाद में निषेचन पश्च क्या होता है? निषेचन पश्च जो है सबसे पहले क्या बताया था कि पराग कोष जो है वो पराग कोष झड़ जाते हैं, जिसको पुमंग बोलते हैं। पुमंग सारे पुष्प के निकल जाएंगे। निषेचन पश्च घटना। निषेचन के बाद क्या होता है? तो निषेचन के पश्च जो है सबसे पहले पराग कह सकते हैं पुमंग सारे जो है पुष्प के झड़ जाएंगे। वर्तिकाग्र जो है, वर्तिकाग्र और वर्तिका दोनों ही सिकुड़ जाती हैं। बाह्य दलपुंज जो होते हैं किसी किसी पुष्प में झड़ते हैं और किसी किसी पुष्प में नहीं झड़ते हैं। दलपुंज जो होते हैं वो सारे झड़ जाते हैं। उसके बाद में देखिए क्या होता है, अंडाशय जो होता है, अंडाशय फूल कर फल में बदल जाता है। किसके बाद? जब निषेचन हो जाता है पुष्प में तो क्या होता है, अंडाशय जो है अंडाशय जो है वो फूल कर फल में बदल जाता है। और फल के अंदर जो बीजांड होता है, बीजांड जो है वो भ्रूण में बदल जाएगा। भ्रूण जो है वो बीज में बदल जाता है। और जो बीज हम प्राप्त करेंगे और उसको पुनः भूमि में रोपेंगे तो वो एक नया पौधा प्राप्त करें, उससे एक नया पौधा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रोसीजर आप याद रखना। सबसे पहले निषेचन से पहले क्या होता है, पुष्प के अंदर निषेचन से पहले क्या होगा, फिर निषेचन किसे कहते हैं, और उसके बाद में निषेचन पश्च क्या होता है। ठीक, अगला टॉपिक चलेगा हमारा अनिषेक फलन। अनिषेक फलन, अनिषेक फलन किसे कहते हैं? बिना निषेचन के ही, जब बिना निषेचन के ही नर और मादा युग्मक आपस में नहीं मिलते हैं और फिर भी फल बन जाए तो इसको क्या कहेंगे? अनिषेक फलन कहते हैं। तो क्या परिभाषा इसकी होगी? बिना निषेचन के फल का निर्माण होना, या ऐसे कह सकते हैं बिना निषेचन के फल के निर्माण को, फल के निर्माण को अनिषेक फलन कहते हैं। अनिषेक फलन कहते हैं। इसका उदाहरण होगा अंगूर। अंगूर में निषेचन नहीं होता, नर व मादा युग्मक नहीं आपस में मिलेंगे और फल अंगूर बन जाएगा। केला, केला में भी निषेचन की क्रिया नहीं होती है। उसके बाद में आता है अनन्नास। अनन्नास में भी क्रिया या कह सकते हैं निषेचन की क्रिया नहीं होती है। नर युग्मक व मादा युग्मक आपस में नहीं मिलते हैं और ये अनन्नास, केला, अंगूर का निर्माण हो सकता है। तो अनिषेक फलन में क्या होगा? बिना निषेचन के ही फल का निर्माण होना क्या कहलाता है? अनिषेक फलन कहलाता है। दूसरी प्रक्रिया आती है अनिषेक जनन। अनिषेक जनन, बिना निषेचन के ही जनन करना, या कह सकते हैं बिना नर युग्मक के ही जब मादा एक नए भ्रूण का या नए भ्रूण को बना लेती है तो उसको कहेंगे अनिषेक जनन। क्या लिखेंगे? बिना नर युग्मक, बिना नर युग्मक
के बिना नर युग्मक के भ्रूण का निर्माण, बिना नर युग्मक के भ्रूण का निर्माण होना अनिषेक जनन कहलाता है। अनिषेक जनन कहलाता है। बिना नर युग्मक के भ्रूण का निर्माण होना अनिषेक जनन कहलाता है। अनिषेक जनन का उदाहरण जो है वो मधुमक्खी होती है। मधुमक्खी जो है बगैर नर के, या कह सकते हैं ड्रोन मक्खी, रानी मक्खी, रानी मक्खी जो होती है वो मादा, रानी मक्खी के पास होते हैं मादा युग्मक, और उसके बाद में आता है ड्रोन, ड्रोन मक्खी, इसके बाद होते हैं नर युग्मक। तो रानी मक्खी जो है वो ड्रोन मक्खी के बगैर ही एक नए भ्रूण को उत्पन्न कर सकती है। इस प्रक्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। ठीक है, अगला वीडियो जो है अगले टॉपिक के ऊपर चलेगा, हमारा नया लेसन शुरू होगा। आज के लिए जो है इतना ही, धन्यवाद।